बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ रहे थे जी, और नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर हमने लास्ट टाइम एक ऐसे एग्जांपल ली थी। आप ज़रा क्विकली मेरे साथ अगर चलेंगे तो ये काम हम जल्दी जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। हमने कहा था कि जी अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमें 5 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, ईयर 1 में फ़र्ज़ कर लें 2 लाख रुपया आ गया, ईयर 2 में फ़र्ज़ कर ले 3 लाख रुपए आ गया, और ईयर 3 में 4 लाख रुपए आ गया। लेट्स अज्यूम, ठीक है। हमने कहा यार इसकी एनपीवी निकालें 10% के ऊपर, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, कैलकुलेटर के अंदर लिखना शुरू किया। पहली फिगर क्योंकि टी 0 पर ही पड़ी है, लेकिन बहरहाल लिखा हमने ऐसे, ये वाला माइनस का साइन यहाँ आ गया -500,000, और ये प्लस के साइन आ गए +200,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -1 प्लस 300,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर माइनस प्लस 400,000 इंटू 1.1 रेज़ टू पावर -3। क्या आंसर आ गया जी? जल्दी जल्दी हो जाए और साथ साथ लिखते भी जाइएगा इस एग्जाम्पल। यही आ रहा है जी, 2,30,277 रुपया, ठीक है। अब मैं कहता हूं नहीं, 2,30,277 यहाँ नहीं, ठीक हो गई बात जी। मैं कहता हूं नहीं 10 पर नहीं 15% पर कैलकुलेट करें। तो जाहिर है जहां ये लिखा हुआ था 1.1 वो हो गया 1.15, ये 15% हो गया जी। ये तो ऐसे ही रहा। निकालें जरा, कैलकुलेशन करें जल्दी से। वन सिक्स, चलिए जी 20%। अब चलते जाए ज़रा, फिर आपने 25 पर कैलकुलेट करना है, फिर 30 पर कैलकुलेट करना है, फिर अभी 35 पर कैलकुलेट करना है, फिर 40 पर कैलकुलेट करना है। यहाँ तक जाना है अभी हमने। वन 106,481 25 पे। फाइव सिक्स 800 30 पे। $13,427 35 पे।
आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे है? क्यों, कौन सी है? -24,665 माइनस में 40 पे भी निकाल देंगे। $58,309 ले जना। अब थोड़ी प्रैक्टिस पर्पसेस के लिए हमने इसको कर लिया, ताकि जाहिर है इसके कोई और काम तो इसमें था नहीं। एग्जाम में क्या हो सकता है, ये हमने 4 वैल्यू लिखी हैं, 5 लिखी हुई हों, यहाँ हमने ये फिगर लिखी है, कोई और फिगर लिखी हुई है, दैट्स इट। नाउ अब ज़रा समझते हैं। हमने कहा था हमारी फाइनेंस की एक टेक्निक है, दैट इज़ कॉल्ड एनपीवी। एनपीवी शो क्या कर रही है? लास्ट लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की थी विद द एग्जांपल ऑफ दिस शॉप, कि हमारे पास ये एक शॉप है, हमने सोचा शॉप को रेंट पे दे दें, पता चला 50,000 रुपया रेंट आ जाएगा, फिर हमने सोचा कारोबार कर लें, उससे कुछ पैसे आ गए, शॉप का रेंट माइनस करके जो पैसे आ रहे थे वो हमारा असल प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस या शॉप था। फिर हमने को रिलेट किया कि ये जो एनपीवी है ये वही प्रॉफिट है जो पैसे का किराया माइनस करने के बाद बचा है। एक तरीका हो गया इस कॉन्सेप्ट को जहन में बिठाने के लिए। एक दूसरा तरीका है, मैं कहता हूँ बेटा ये एक बिजनेस है, एक जगह मिल रही है, 5 लाख रुपए आपके लगेंगे, पहले साल 2 लाख वापस आ जाएंगे, फिर 3 लाख आ जाएंगे, फिर 4 लाख आ जाएंगे, बस बिजनेस भी खत्म हो जाएगा। आपने कहा सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बड़ी मुश्किल से राइस के पैसे दे रहा हूँ, मैं 5 लाख कहाँ से दूँ? मैंने कह रहा आप ऐसा करो, ये सामने जाओ, आजकल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, नौजवानों को लोन मिल रहा है, बैंक से लोन ले लो। अब आपने कहा चले ठीक है, अब आप बैंक के पास लोन लेने चले गए। पहले बैंक ने आपको कहा जी, या ऐसे कहे, अगर बैंक आपको 10% इंटरेस्ट पर पैसे दे दे तो आपने पैसे का किराया बैंक को पे करना है ना, इंटरेस्ट पे करना है। बैंक का इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसे आपको बच रहे हैं वो कितने हैं? बैंक का इंटरेस्ट पे करने के बाद जो पैसे आपको बच रहे हैं। अच्छा, अगर बैंक का इंटरेस्ट पे ना करना होता तो यहां देखिए कितने पैसे आए, 4 और 3 7, 9 लाख। तो असल में तो 4 लाख बच रहे थे भाई, 5 लाख लगाए थे, 9 लाख वापस आ रहे हैं, तो 4 लाख बच रहे हैं। लेकिन अब इस 4 लाख में से ओवर एंड अबव बैंक को इंटरेस्ट चला गया, 2,30,000 आपको मिल गया। बिल्कुल वही सिनेरियो हो गया जो शॉप वाला था। इसीलिए फाइनेंस हमें क्या कहती है कि अगर किसी प्रोजेक्ट की एनपीवी उस इंटरेस्ट रेट पर जिस पर आपने पैसे का किराया अदा करना हो पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब है ये प्रोजेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक को इंटरेस्ट पे करने के बाद भी हमें कुछ बच रहा है। बैंक को इंटरेस्ट पे करने के बाद भी हमें कुछ बच रहा है। अच्छा, अगर बैंक 15% पर इंटरेस्ट देता फिर भी हमें कुछ बच रहा है, लेकिन जाहिर है पहले की निस्बत कम बच रहा है। और अगर 20 पर देता, अगर 25 पर देता, अगर 30 पर देता, 30 तक पॉजिटिव चल रहा था, 30 पर भी हमें कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा था, तो फाइनेंस कहता है यार ऐसे भी करने में हर्ज तो कोई नहीं है ना, फारिग बैठने से तो बेहतर ये कुछ आ रहा है, अभी हमें कुछ ना कुछ आ रहा है। लेकिन जैसे ही आप 35% पे पहुंचे तो इंटरेस्ट अदा करने में ही आपके पास से भी 24,000 चले गए। प्रॉफिट तो क्या आना था, नेगेटिव का मतलब है ये 24,665 रुपए और हमारी पॉकेट से गए। इसका मतलब है प्रोजेक्ट ने इंटरेस्ट जितने पैसे भी रिकवर नहीं किए, कमाए हैं, लेकिन इंटरेस्ट रेट इतना हाई हो गया था कि वो इंटरेस्ट, इसका मतलब है अब प्रोजेक्ट वायबल नहीं है।
प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वायबल नहीं है। इसका मतलब है अगर एनपीवी नेगेटिव आ जाए तो प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए जब 40% पे गए तो और ज्यादा पैसे हमारे हाथ से जा रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि एग्जामिनर आपको ऐसे सवाल दे, कहे बताए जी 10% हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, बताएं ये प्रोजेक्ट करें या आप 10% पे क्या करेंगे, एनपीवी निकालेंगे। अगर पॉजिटिव आ गई तो कह देंगे कर लेना चाहिए, नेगेटिव आ गई तो कह देंगे नहीं करना चाहिए। एक तरीका, एक सवाल का एक स्टाइल ये हो सकता है। अच्छा जी, और अगर दो प्रोजेक्ट हो, क्या बताए जी इसमें से बेहतर कौन सा है, तो जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी वो बेहतर है, ठीक है ना। जिसकी एनपीवी ज्यादा होगी, अगर तो पूछ रहे बेहतर कौन सा है, फिर बताएंगे जिसकी एनपीवी ज्यादा है वो बेहतर है। और अगर पूछता है कि कौन सा करना चाहिए, तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो दोनों ही करने चाहिए, और अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो फिर कोई एक करना होगा दूसरा नहीं करना होगा। ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब जरा दोबारा सुने मैं क्या कह रहा हूं। 15% पर हमने 10% पे हमने प्रोजेक्ट किया, बैंक के इंटरेस्ट अदा करने के बाद 2,30,277 रुपये हमें मिल गए। अब जरा गौर करें मैं क्या कहने लगा। इस बात का एक नतीजा ये है कि प्रोजेक्ट ने 10% से ज्यादा कमाया। बीच में से 10% हमने बैंक को दे दिया तो बाकी फिर हमारे लिए भी कुछ बच गया, 2,30,277 रुपये हमें भी बच गए। मैं ऐसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, प्रोजेक्ट ने कोई रफली 32% कमाया था, बीच में से 10% हमने माइनस कर दिया, बाकी हमें बच गया। जरा सुने मैं फिक्रा क्या कर रहा हूं। If NPV of the project is positive at 10%, this means return of the project is greater than 10%. ठीक है ना, रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन, फिर हमने 15% पे चेक किया तो पता चला रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन 15%। हमने 20% पे चेक किया, पता चला रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज ग्रेटर देन 20%। ऐसे चलते गए, हमने 35% पे चेक किया, पता चला रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन 35%। हमने 40% पे चेक किया अपने दिल की तसल्ली के लिए, तो जाहिर है वही जवाब आना था, रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट इज लेस देन 40%। कुछ बात समझ आई? यहाँ से एक सवाल हमारे जहन में पैदा हुआ कि यार इतना जो खजल ख्वार हो रहे हैं शहबाज शरीफ की तरह, तो सीधा ही पता कर लें कि व्हाट इज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। बेटा आप लोग ये जगह छोड़ के आगे क्यों बैठ जाओ, जगह है भी सही। व्हाट इज रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, डायरेक्ट यही पता कर लें। ये जो पता कर रहे हैं इससे ज्यादा, इससे कम है, इससे ज्यादा, अभी तो ये पता चल रहा है। रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट मालूम करने के लिए रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, इसको हम फाइनेंशियली कहते हैं IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। IRR मालूम करना हो तो हमारे पास दो तरीके हैं। पहले IRR लिखे कहीं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हेडिंग लगाएं कहीं अपने पास में, एक डेफिनेशन लिख लें। IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ, इसको हम दो तरीके से डिफाइन करने लगे हैं। एक डेफिनेशन लिखें, इट इज द ओवरऑल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज ओवरऑल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। अब ब्रैकेट में लिखें इंक्लूडिंग टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंक्लूडिंग, यानी
अभी इंटरेस्ट पे ना किया हो उस वक्त हमें कितना रिटर्न आ रहा था, ये बात समझ आई? बैंक के पैसे माइनस करने के बाद वाला रेट नहीं चाहिए, बैंक को पैसे अदा करने से पहले वाला रेट चाहिए, लेकिन रेट की शक्ल में चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं चाहिए। 4 लाख, वो वैल्यू तो पता है हमें 4 लाख, ये कितने परसेंट है ये पता करना चाह रहे हैं। 2,30,000 ये कितने परसेंट है, अगर ये निकालेंगे तो ये IRR नहीं होगा, ये परसेंटेज निकलेगी इंटरेस्ट पे करने के बाद वाली परसेंटेज। हमें चाहिए इंटरेस्ट पे करने से पहले वाली परसेंटेज कि यार प्रोजेक्ट से क्या आ रहा है, फिर देखेंगे किस इंटरेस्ट रेट पर पैसे हम ले सकते हैं। इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है। अच्छा, एक डेफिनेशन लिख ली। IRR क्या लिखा है आपने? इट इज ओवरऑल रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, इट इज ओवरऑल रिटर्न ऑफ द, दूसरी डेफिनेशन लिखते, इट इज द रेट, it is the rate at which, it is the rate at which NPV of the project, it is the rate at which NPV of the project will becomes 0. It is the rate at which NPV of the project will become 0. अच्छा, अब हम देखें NPV पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, इसका मतलब है इस 30% और 35% के दरमियान में कहीं क्या हुआ है, NPV 0 हुआ। और हमें एक रिलेशन भी समझ आ गया, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है NPV कम हो रही है, ठीक है ना। 10% पर सबसे ज्यादा थी, 5 पर निकालेंगे तो इससे भी ज्यादा होगी, ठीक है ना। जैसे जैसे NPV वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा, NPV कम 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 कम, इसका मतलब है दरमियान में कोई एक इंटरेस्ट रेट ऐसा आया होगा जहां NPV 0 ही होगी, फिर नेगेटिव होनी शुरू हो, उसको कहते हैं IRR। निकालते कैसे हैं? IRR निकालने का तरीका होता है IRR इज इक्वल टू R1 प्लस NPV1 ओवर NPV1 माइनस NPV2 इंटू R2 माइनस R1। फॉर्मूला क्या है? IRR इज इक्वल टू R1 प्लस NPV1 ओवर NPV1 माइनस NPV2, R2 माइनस, इसका मतलब है NPV निकालने के लिए इस फार्मूला से NPV निकालने के लिए आपको 2 NPV चाहिए, 2 रेट पर NPV चाहिए। आइडियली एक रेट पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, ठीक है ना। जैसे अगर हम अपने सवाल पर देखें तो 30% पे क्या है? पॉजिटिव, तो ये जो लोअर रेट है ना 30, ये R1 बन गया और ये NPV1 बन गया, ठीक है। और जो दूसरा रेट है ये R2 बन गया और ये NPV2 बन गया। इसीलिए ये मेहनत कर रहे थे 10, 15 दिस, ठीक होगी बात। अब ये वैल्यू उठा के इस फार्मूला में पुट कर देते हैं। R1 कितना है जी? R1 कितना है? 30% प्लस NPV1 13427 ओवर 13427 प्लस, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, 24,665 इंटू R2 कितना आ गया? 35% माइनस R1 कितना आ गया? 30%।
बात समझ आ रही है अब? तो इंटरेस्ट रेट आ गया, क्या आंसर आ गया जी? 31.8%। चलिए, एक्चुअली इस प्रोजेक्ट से जो हमें रिटर्न आ रहा था दैट वाज अराउंड 32%। इसीलिए जब बैंक ने हमें 10% पे पैसे दिए तो हमें बचत हो रही थी, 15 पर दिए हमें बचत हो रही थी, 20 पर दिए, 30 पे भी दिए तो थोड़ी सी बचत हो रही थी। लेकिन अगर 35 पे दिए तो बाकी के 3% हमारे पल्ले से डल रहे थे, इसीलिए नेगेटिव हो गया। और 40 पर होता तो और नेगेटिव हो जाएगा, 45 पर और नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ आ गई है जी? जीरो हो गया ना, एक्चुअली एनपीवी जीरो हो गई है अगर बैंक को 32 देंगे तो। इसका मतलब है हमें एक बात पता चल गई कि यार हमें पीछे से 32% मिलना है, अब बैंक से जाके निगोशिएट करने में आसानी है ना, 12, 13, 14, 15, 18% पे मिलेगा तो ले लेंगे, और अगर बैंक कह रहा है 40% तो देखेंगे मेहरबानी यार अपने पास ही रखो। अब सवाल यहां से पूछने के दो अंदाज हो सकते हैं, बल्कि 3 अंदाज हो सकते हैं। यहां से सवाल पूछने के 3 अंदाज हो सकते हैं हमारे पास। एनपीवी के सवाल, पहला सवाल, कैश फ्लोज आर गिवन। सवाल ऐसे बने, आपको सिर्फ कैश फ्लो बताया जाए। क्या मतलब हुआ? वो वाली बात जैसे हमने सवाल लिखा था, ईयर 0 में 5 लाख का आउटफ्लो हुआ, 1 में 2 लाख आए, 2 में 3 लाख आए, 3 में 4 लाख आए। बस ये सवाल है, एग्जाम में ये सवाल आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हुआ है और लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRR ऑफ दी प्रोजेक्ट, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट IRR ऑफ दी प्रोजेक्ट। तो क्या करना पड़ेगा? एनपीवी हमें खुद ही देखनी पड़ेगी, पहले हम 10% पे निकालेंगे, फिर 15 पे, ऐसे चलेंगे, ठीक है ना? लेकिन कहां तक जाएंगे ये अभी मैं शॉर्टकट कर दूंगा। क्लियर होगी बात? ये पहला सवाल आ गया। पहला सवाल क्या आ गया? कैश फ्लोज आर गिवन। रेट कोई नहीं गिवन, रेट हमने खुद ही देखना है, 10 पे करे। अच्छा जी, हम ये कह रहे थे कि एनपीवी के सवाल किस तरह से आएंगे। तो एनपीवी का सवाल आने का पहला तरीका क्या है? आपको क्या गिवन होगा? कैश फ्लोज आर गिवन। कैश फ्लोज आर गिवन का क्या मतलब है? ये सवाल है, बस नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट IRR, कुछ नहीं लिखा हो, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लिखा हो, कुछ नहीं लिखा, बस ये लिखा T0 में 5 लाख लगे, ये लगे, ये लगे, कैलकुलेट IRR। एक सवाल आ गया। दूसरा आ गया इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट आर गिवन। इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट आर गिवन। वो कहता है पहले साल 5 लाख रुपया लगेगा, अभी सॉरी पहले साल नहीं, T0 में 5 लाख रुपया लगेगा, T1 में हमें 20,000 का प्रॉफिट आएगा, T2 में हमें इतने का प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट नहीं था, ये टोटल कैश आ रहा था, ठीक है? इस सवाल की पहचान ये होगी, इस सवाल की पहचान ये होगी कि अगर आप वापस आई रकम देखेंगे ना तो ये लगे हुए पैसों से भी कम आ रही होगी। यानी 5 लाख लगे और इन 3 फिगर का टोटल किया तो 1.5 लाख आ रही है।
तो ये कौन सा कारोबार है, आपसे पूछ रहे हैं भाई यहाँ पैसा लगाओ, 5 लाख आप लगाओगे, 3 साल में इंशाल्लाह ताला 1.5 लाख वापस आ जाएगा। तो बंदा कहेगा दिमाग तुम्हारा खराब है। इसका मतलब है वो कहना ये चाह रहा है कि 1.5 लाख ये आ जाएगा और 3 साल के आखिर पर आपका पैसा भी वापस आ जाएगा। मेरी बात फॉलो किया? 1.5 लाख ये आ जाएगा और एंड पर पैसे भी वापस आ जाएंगे। जैसे आप कहते हैं ना यार घर किराए पे दे दूंगा, ऐसे सोच रहे हो यार 2 करोड़ का घर है, अगर मैं ये घर खरीद लूं तो फिर मैं किराए पे दे दूंगा, आज मेरा 2 करोड़ लगेगा, लेकिन फिर मुझे हर महीने 1 लाख रुपया किराया आना शुरू हो जाएगा अगले 4 साल। फ़र्ज़ किया आप 4 साल की तो 4 साल में तो पैसे ही नहीं पूरे हुए। और नहीं भाई, जब किराएदार जाएगा तो घर तो वापस आ जाएगा ना, घर थोड़े साथ ले जाएगा। इस सवाल की पहचान ये होगी कि जब आप आने वाले सालों का टोटल करेंगे तो ये अमाउंट इन्वेस्टेड से कम होगी। इसका मतलब है फिर हम तीसरे साल में कहेंगे कि अच्छा यार ये पैसे भी आएंगे और ये 5 लाख भी वापस आएंगे। बात समझ आ गई? फिर हम सवाल बनाएंगे तो इसके ऊपर बात करेंगे। 2 सवाल बन गए। तीसरा सवाल, 2 or more NPVs are given। ये लिख लेना है, कहीं नहीं दुनिया की किताब में मिलनी है बात आपको फिर लिखी हुई। 2 or more NPVs are given। अब सवाल की नेचर क्या बनी है? वो कहता है भाई एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसकी NPV, जिसकी 30% पर NPV जो है ना वो है कितनी, 13,427 और 35% पर है 24,665। बताओ NPV कितनी है? ये 2 बता दे। अब कैश फ्लो कोई नहीं दिए हुए। हमने कहा ये तो सबसे आसान बात है भाई, इधर उठा के वैल्यू डालते हैं। जो कम रेट वाली है उसका नाम NPV 1 रख लेते हैं, जो ज्यादा रेट वाली है उसका नाम, खत्म हो गई कहानी। ठीक है। इसके बाद आ गया चौथा सवाल, लॉजिकल क्वेश्चन। लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन हम एक खुद ही नाम दे रहे हैं आपके दिमाग में एक बात डालने के लिए। एक ऐसा सवाल जो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं हो सकता लेकिन ICAP के एग्जाम में सॉल्व हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन नीचे अवेलेबल हैं, इस वजह से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो सकता। मसलन वो कहता है भाई एक प्रोजेक्ट है जिसकी NPV 30% पर कितनी है, 13,427। बताओ IRR क्या है? कुछ नहीं गिवन। नीचे ऑप्शन A लिखी हुई है 15%, ऑप्शन B लिखी हुई है 20%, ऑप्शन C लिखी हुई है 30%, ऑप्शन D लिखी हुई है 40%। अब हमें नहीं पता, कैलकुलेट हो ही नहीं सकती। दुनिया का कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे ये हम एक NPV हो तो हम कैलकुलेट कर सकें। लेकिन हमें अकल इतनी ज़रूर है कि अगर 30% पे पॉजिटिव है तो IRR इससे कहीं आगे एग्जिस्ट करता है। IRR इससे कहीं आगे एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसने ये 30.5 तक की वैल्यू दी हुई थी, एक ही आगे है। अब पता नहीं ये है कि नहीं है, इसमें से यही लगता है। Logical question, a question which cannot be solved mathematically but can be solved logically। मेरी ये बात फॉलो कर गए? इसका उल्ट भी हो सकता था, नेगेटिव देकर उस, अब नेगेटिव का मतलब है इससे छोटी वैल्यू है, अब छोटी एक ही होती और बाकी सारी बड़ी होती। लेकिन अगर यहां 30 से बड़ी भी 2 होती और एक ऑप्शन लिखी होती कैन नॉट बी सॉल्व्ड,
तो फिर हम कैन नॉट बी सॉल्व पर जाते, क्योंकि दो बड़ी हैं, उसमें से कौन सी है कोई पता नहीं चल रहा। तो रियल आंसर इज कैन नॉट बी सॉल्व। अगर सारी 30 से छोटी हैं और सिर्फ एक बड़ी है तो ये वाला आंसर है। अगर दो 30 से बड़ी है और ऑप्शन में कैन नॉट सॉल्व की ऑप्शन भी फिर एग्जामिनर देगा ना जब ऐसा सवाल बनाएगा, तो फिर उस पर जाना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। एनपीवी की 4 तरह के क्वेश्चन, कोई अच्छा ये बिल्कुल सादा क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल सादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हमें मेंटली सिर्फ अपने आप को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। अब रह गया मकसद सिर्फ, अच्छा ये वाला सवाल तो सबसे ही आसान है ना, सीधा ही आपने वैल्यू डाल देनी है। अब रह गया ये सवाल, और ये कैसे पता चलेगा कि कितनी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहली बात तो एक बात सुने, ये जो हमने आईआरआर निकाला है ना, अभी जो हमने आईआरआर निकाला है ये 100% एक्यूरेट नहीं है, इसमें थोड़ी वेरिएशन हो सकती है। अगर हमें बहुत एक्यूरेट चाहिए तो ये जो डिफरेंस है ना 30 और 35 का, इसको कम करें। अब मुझे अगर तो एक है मैंने अंदाजा ही लगाना था, ओके हो गया, एक है मुझे एक्यूरेट फिगर चाहिए, तो मैं 30 के बाद 31 पे जाऊँ, फिर 32 पे जाऊँ, फिर 33 पे जाऊँ, फिर अब ऐसे एक के डिफरेंस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव रखूं, फिर पुट करूं तो एक्यूरेसी थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी, वरना इसमें कोई 1% 1.5% का एरर हो सकता है। एक बात। दूसरी मजे की बात, इस सवाल में अगरचे किताबों में आपको ऐसे ही लिखा नजर आएगा, एक पॉजिटिव एनपीवी एक नेगेटिव, नहीं कोई नहीं, दोनों पॉजिटिव। हमें वी नीड 2 एनपीवी, एक्चुअली वी नीड 2 एनपीवी। जैसे मैं कहता हूं फर्ज किया एक है 15% और एक है 20%, तो ये R1 बन गया, ये R2 बन गया, ये NPV1 बन गया, ये NPV2 बन गया। जरा जल्दी से पुट करें, 15 और 20% पर IRR कंप्यूट करें, दोनों पॉजिटिव हो गए ना। अब तो करें जी, 15 और 20 पर करें कैलकुलेशन, शाबाश। एक 15%, दूसरा 20%। क्या आ गया जी, 29 वही 1 से 2% का वेरिएशन आ गई। अंदाजा हो गया कि मोटा मोटा कितनी परसेंट आ रही है। अब अगर 100% एक्यूरेट चाहिए होगी तो वर्किंग कर लेंगे थोड़ी सी। आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, हम पहले गलत कैलकुलेशन करेंगे ही क्यों। और नहीं भाई, जिंदगी में भी हम ऐसे ही चल रहे होते हैं। आप सबके घरों में कहीं ना कहीं शुगर चेक करने के इक्विपमेंट डिजिटल मौजूद हैं, ब्लड प्रेशर मेजर करने के इक्विपमेंट मौजूद हैं, और आजकल तो यही सारा कुछ हमें मोबाइल ऐप्स के ज़रिए से भी पता चल जाता है। अच्छा, उस इक्विपमेंट के मैनुअल पर ही लिखा हुआ है कि एक्यूरेट नहीं है। आप कहेंगे यार मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा डिसीजन करने जा रहा हूँ, सर्जरी करने जा रहा हूँ, मैं तो एक नॉर्मल अपना रूटीन चेक कर रहा हूँ यार, अपना मॉनिटर कर रहा हूँ कि वही किसी बड़ी रेंज से बाहर तो नहीं है। जब डॉक्टर को भी कोई बड़ा ही सेंसिटिव डिसीजन लेना होता है तो वो ज़्यादा अच्छी मशीनें लगाकर आपका ब्लड प्रेशर, आपका सारा कुछ उससे मेजर करता है। लेकिन जब नॉर्मल देखना होता है तो फिर वो भी समटाइम आजकल यही डिजिटल इक्विपमेंट डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, जिनके मैनुअल पर ही लिखा हुआ है कि इसका आंसर रिलायबल नहीं है। इसी तरह ही हमें IRR के बारे में कोई बड़ा ही रिफाइंड डिसीजन लेना होगा तो एक्यूरेसी पे चले जाएंगे, वरना मोटा मोटा हम चेक कर रहे हैं कि भाई क्या IRR आ रहा है। मसलन बैंक दे रहा है मुझे 12-13%, 14% की निगोशिएशन हो रही है, मैंने मोटा सा IRR निकाला, ये 29% भी आ रहा है, मुझे फ़ौरन पता चल गया यार बैंक से पैसे ले लेने चाहिए। लेकिन अगर बैंक दे रहा है 28% पे और मेरा IRR आ रहा है 29%, अब अगर इसमें 2% की और वेरिएशन होगी तो मैं तो फंस जाऊंगा, तो मुझे एक्यूरेट कैलकुलेट कर लूँगा। बात समझ आ गई? अच्छा जी, दोनों पॉजिटिव हुई फिर भी निकल आई थी IRR। अब ज़रा दोनों नेगेटिव रख के IRR निकाल लें एक दफ़ा दिल की तसल्ली के लिए।
यानी 35% एंड 40%। वही खड़े हैं ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो अब अपने आप खुद ही प्रैक्टिस में एक दफा डाल लेना, कोई से दो रेट उठाएंगे तो रेट यहीं 2% ऊपर नीचे के रेडियस के अंदर अंदर आपको IRR मिल रहा होगा। अगली खबर यह है कि ये फार्मूला हमने एग्जाम में यूज कोई नहीं करना। आपने कहना सर सुबह से पढ़ाइए जा रहे हैं, अब आ करें यूज नहीं करना। अगर सवाल आ गया पहले वाली कैटेगरी का, अगर सवाल आ गया पहले वाली कैटेगरी का, क्या मतलब, एग्जामिनर ने ये लिखा और पूछा कि IRR क्या है, तो यस ऐसे निकल ही सकता है, लेकिन ऐसे निकालने में हमें टाइम लगेगा ना। पहले ध्यान में आएगा, अभी आप पूछे सर पहला रेट कौन सा लेना है, 10% ले लूं, 15 ले लूं, अच्छा हम कहेंगे मैं जो मर्जी ले लो, फिर पूछेगा वैसे सर ज्यादा सही कौन सा रहेगा, 10 के 15, तो फिर इसी में पड़े रहेंगे। नहीं, अब हम दूसरे वाली डेफिनेशन को उठा लेते हैं। दूसरे वाली डेफिनेशन क्या थी, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट जिस पे एनपीवी 0 हो जाए। इधर देखें, एक ऐसा इंटरेस्ट रेट, अब यहां से आप एनपीवी निकाल रहे थे ना, देखें जरा क्या क्या। अब मैंने कहा वेरिएंट क्वेश्चन, इंटरेस्ट रेट इज नॉट गिवन, सवाल ऐसे बना, कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिखा -500,000 प्लस 200,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -1, रेट तो अननोन हो गया ना, प्लस 300,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -2 प्लस 400,000 इंटू 1 प्लस एक्स रेस टू पावर -3 इज इक्वल टू 0। एक ऐसा रेट जिसपे एनपीवी 0 आ जाए, एक ऐसा रेट जिस पे एनपीवी 0 आ जाए, डाले जी कैलकुलेटर में। $31.69 यानी 31.7% यू कैन से। एक्चुअली दिस इज द मोस्ट एक्यूरेट रेट, ये असल रेट था। तो एग्जाम में तो यही काम करना पड़ेगा हमें, ये वाला ही फार्मूला लगाएंगे, इतने ही लंबा अपने आप को बहस में नहीं डालेंगे। वो तो मैंने बहस में 2 in 1 काम किया, एनपीवी की प्रैक्टिस भी करवा दी आपको और IRR के साथ लिंक भी कर दिया, तो ताकि मामला समझ में आ जाए। कर लेंगे कि नहीं भाई, एक दफ़ा इधर फोकस कर लो ज़रा, ताकि बच्चे जो ऑनलाइन ले रहे होंगे उनको ज़रा ये वाला एरिया इधर ही फोकस रखो, मुझे हटा दो ज़रा 1 मिनट के लिए, बच्चे नोट कर ले। हाँ भाई, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। IRR आ गया, कौन सी तरह का, पहले वाला सवाल आ गया या दूसरे वाला सवाल आ गया, इन दोनों में से कोई भी आया तो कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और अगर ये आया तो अब कैलकुलेटर इस्तेमाल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैलकुलेटर जब इस्तेमाल होगा जब कैश फ्लो गिवन है। तो ये तो पहले ही उसने आसान कर दिया, हमारी मुश्किल ही हल कर दी है। अब तो सिर्फ हमने फार्मूला में डालना है, इसीलिए ये फार्मूला पढ़ाया गया कि बाद दफ़ा एग्जामिनर सिचुएशन ऐसी बनाएगा कि आप उसी IRR के फार्मूला से ही कर सकेंगे, और इसने तो होना ही लॉजिक से है। पहले 2 सवाल हमेशा कैलकुलेटर से, तीसरा सवाल हमेशा IRR के फार्मूले से, और चौथा सवाल हमेशा लॉजिक से सॉल्व होना है। जी, हमेशा इन्वेस्टमेंट को नेगेटिव रखेंगे जी। ये अभी करवाऊंगा, अभी करवाऊँ, प्रॉफिट वाला करवाऊंगा।
बल्कि अभी ऐसे ही बना ही देता हूँ मैं। वो कहते हैं यार एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम आज 5 लाख रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले साल 75,000 रुपया प्रॉफिट होगा, दूसरे साल 1 लाख रुपया प्रॉफिट होगा, तीसरे साल 1,50,000 प्रॉफिट होगा। कैलकुलेट IRR। एकदम से हमने एग्जाम में जज्बाती नहीं होना, सबसे पहले ये लगा के देखना है। ये कितना आंसर आ गया जी? 2 लाख पैसे लगाए थे। इसका मतलब है ये एक तो वर्डिंग से भी पता चल रहा होगा, लेकिन वर्डिंग से ना पता चल रहा हो तो ऐसे आपने PRC लेवल पे देखना है। आपने फौरन समझा कि अच्छा ये पता क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ये 2,75,000 आएंगे और ईयर 3 में 5 लाख भी वापस आएंगे। ये 3,25 था ना, तो 5 भी वापस आएगा, 8,25 वापस आ रहा है असल में। अब जब आप कैलकुलेशन में डालोगे तो या तो 4 वैल्यूज बना लो, जाहिर है इसकी रेस टू पावर तो कुछ नहीं करना, इसका रेस टू पावर -1, -2, -3, इसका भी -3, जाहिर है दोनों ही 3 पर पड़ी है ना। या एक बच्चा जिसका थोड़ा सा विजन बेहतर हो गया, वो कहता सर ये आपने अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, इसको इकट्ठा ही लिख दें कि 6,50,000 आए हैं ईयर 3 में। बात तो एक ही है। मेरी ये बात फॉलो कर गए कि नहीं? ऐसे कैलकुलेट करेंगे, पता यहां से चल रहा होगा कि यार ये तो लगे हुए पैसे भी वापस नहीं आए हैं। बात समझ आई है कि नहीं आई? अभी कल आऊंगा तो सारी प्रैक्टिस इस पे करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, ये तो कहानी हो गई थोड़ी सी यहां तक की पूरी। अब हम एक छोटी सी बात और करना चाह रहे हैं। क्विकली कर लेते हैं, फिर कल आएंगे तो इस सारे की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़ा सा काम भी कर लेंगे हम। अच्छा जी, देखिए जी, एक लफ्ज अब यहां लिखा हुआ है क्या जी? परपेचुइटी। इससे पहले हम एन्युटी पढ़ कर गए हैं। एन्युटी के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा कि एन्युटी क्या है? एक सीरीज ऑफ पेमेंट है। कौन सी सीरीज ऑफ पेमेंट? इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम। इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल। इन 3 कंडीशन में से अगर हम तीसरी कंडीशन खत्म कर दें, जी हाफिज साहब, अगर हम तीसरी कंडीशन खत्म कर दें, यार ये क्लास में कितने बजे तक घसीट सकता हूं? थोड़ा मुझे 9:30 खत्म कर दें इसका। हाँ 9:30 खत्म कर देंगे, अगली क्लास वाले टीचर को चाय पिलाना। ठीक है, 2 मिनट बस, अब मुझे 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दो। अच्छा जी, अब साहब मैंने आपको गाड़ी की चाबी दे दी है, सिर्फ 15 मिनट मांगे हैं। अच्छा जी, परपेचुइटी, इक्वल अमाउंट, इक्वल इंटरवल, स्पेसिफाइड। अगर ये जो तीसरी कंडीशन है ना, इसको खत्म करके एक नई कंडीशन ऐड कर दें। अच्छा, स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम का मतलब हमने समझा था, कब शुरू हो रही है और कब, ठीक है ना। स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम का क्या मतलब था? हमारी एन्युटी शुरू कब होगी, खत्म कब होगी। वो कहता है यार खत्म कभी भी नहीं होगी, खत्म शुरू कहीं से भी हो जाएगी, लेकिन फिर एक दफा शुरू हो जाएगी फिर खत्म नहीं होगी, फिर हमेशा चलेगी। इसीलिए इसका नाम है परपेचुइटी। आपने कभी साइंसेस में पढ़ा था परपेचुअल मोशन, कंटिन्यूस को ही कहते थे ना आप। तो परपेचुइटी वहीं से ही नाम आया है कि एक ऐसी सीरीज
जो हमेशा चलेगी। मसलन मैं आपको कहता हूं कि यार बच्चे आप ऐसा करें, मुझे कोई एक अमाउंट हर महीने देते जाएं अगले 5 साल तक। मसलन एक बच्चे ने कहा ठीक है सर, मैं हर महीने आपको 10,000 दूंगा। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर बाकी सारी जिंदगी में आपको 10,000 देता रहूंगा, रिमेनिंग होल लाइफ। तो क्या बन गई? डन करना है। ये जब मैंने कैलकुलेशन पढ़ा दी फिर आपने मुकर जाना है ठीक है ना फिर आपने कहना सर ये तो आपने फंसा लिया मुझे। बात समझ आ रही है? परपेचुइटी, परपेचुइटी एक ऐसी सीरीज ऑफ पेमेंट जो शुरू तो हो फिर ख़त्म ना हो, हमेशा चलती रहे, ठीक है ना, हमेशा चलती रहे, दैट इज कॉल्ड परपेचुइटी। अच्छा जी, लेकिन फिर उसी तरह वापस आ जाते हैं जनाब। हमने ऑर्डिनरी एन्युटी पढ़ी थी, 1 से शुरू हो रही थी, कहीं ख़त्म हो जाती थी। अब ये 1 से शुरू होगी, ख़त्म कहीं नहीं होगी, इन्फिनिटी। हमने एन्युटी ड्यू पढ़ी थी, 0 से शुरू हो रही थी, अब ये ख़त्म नहीं होगी। फिर एक परपेचुइटी होगी जो 0 और 1 के अलावा कहीं शुरू होगी, एक्स से शुरू होगी, लेकिन ख़त्म कभी नहीं होगी। इसका मतलब है एन्युटी भी 3 तरह, परपेचुइटी भी 3 तरह की हो जाएगी। ऑर्डिनरी परपेचुइटी, एडवांस परपेचुइटी या ड्यू डेफर्ड परपेचुइटी। अच्छा अब ज़रा और सुन लें। परपेचुइटी में आसानी है, सहूलत है, इस सेंस में हमने 2 चीज़ें निकालनी सीखी थी, ठीक है, 2 चीज़ें निकाल रहे थे, बल्कि 4 चीज़ें निकाल रहे थे, ऐसे कह लें। एक थी फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू की एक डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, शाबाश, वैल्यू एट द एंड ऑफ द पीरियड इन विच लास्ट रेंटल विल रिसीव्ड और पेड, ठीक है ना। इसका तो लास्ट है ही नहीं भाई, आखिरी रेंटल कब मिलेगा? कहता सर हमेशा चलेगी, आखिरी तो है ही नहीं इसका। तो इसका मतलब आसान लैंग्वेज में फ्यूचर वैल्यू कोई नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट आर इंटू एन, एन मीन नंबर ऑफ रेंटल, नंबर तो है ही नहीं, 0। टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड या पेड, अभी यहां देखते हैं, ठीक है। अब आते प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला था आर इंटू 1 माइनस 1 प्लस आर पी। अच्छा इसका मतलब क्या होता है? डिवाइड होना, माइनस का मतलब। और हमने अब मैथमेटिकली एक चीज पढ़ी है, अगर किसी चीज को इन्फिनिटी से डिवाइड कर दें तो वो 0 हो जाती है। इसका मतलब है ये फैक्टर 0 हो गया, क्योंकि n इन्फिनिटी है, ये 0 हो गया, तो पीछे क्या बचा? r ओवर r। अब बाद दफा इसे r की बजाय डिफरेंशिएट करने के लिए आपके दिमागों में p लिख देते हैं, p ओवर आर पी। आसान हो गया काम के मुश्किल हो गया? आसान हो गया, फार्मूला भी आसान हो गया, r ओवर, लेकिन किसका? ऑर्डिनरी का, ठीक है ना, ऑर्डिनरी का। तो ड्यू में वही रेड फैक्टर आ जाएगा और इसमें वही माइनस डी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। अभी करके दिखाता हूं आपको, देखिए जरा। परपेचुइटी, परपेचुइटी इज एन एन्युटी इन विच इक्वल पीरियोडिक पेमेंट बिगिंस ऑन अ फिक्स्ड डेट एंड कंटिन्यू indefinitely. It is not possible to calculate future value of perpetuity. However, we can calculate its present value. Perpetuities can be classified as ordinary perpetuity, perpetuity due, deferred perpetuity. ठीक है, इन्फिनिटी तक चला गया सीरीज। फिर यहां से उसी तरह हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर वही 3 एजम्पशन, वही ये सेम बातें रिपीट हो रही है, कुछ नहीं चेंज हुआ सिवाय इसके कि अब रेंटल रुक नहीं रहे हैं, कंटिन्यू टिल इन्फिनिटी तक, कोई चेंज नहीं है। वही राजा इन्वेस्टेड है, वही सारा कुछ है, एट द एंड बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह है। क्लियर हो गई बात?
ड्यू की वही दो एजम्पशन। अब आगे फार्मूलाज, ऑर्डिनरी एनविटी पी ओवर आर पी, ड्यू, ड्यू में रेड फैक्टर था इधर, डेफर्ड में डी के साथ था, बस वही है सारा कुछ, कहानी हो गई खत्म। परपेचुइटी, टोटल इन्वेस्टमेंट भी नहीं निकल सकती, आर तो आर इंटू एन नहीं निकल सकता ना। ए ऐसे चलेगा, ठीक है ना, ऐसे चलेगा। देखिए, a college want to provide student with a perpetual scholarship of rupees 10,000 at the end of every, वो कहता है भाई एक कॉलेज एक बच्चे को 10,000 रुपया स्कॉलरशिप देना चाहता है हर क्वार्टर, लेकिन फिर रिमेनिंग सारी जिंदगी देना चाहता है। हाउ लार्ज शुड इट्स एंडोवमेंट फंड बी इफ मनी इज ग्रोइंग एट 8% कंपाउंडेड। एंडोवमेंट फंड का मतलब होता है आज ही कितने पैसे इन्वेस्ट कर दें, ये बिल्कुल वैसे ही है। व्हाट आर द अल्टरनेटिव नेम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, पढ़ा है ना अभी हमने। एक स्टूडेंट सीए करने आया था तो उसके वालिद साहब ने कहा आज ही कितने पैसे इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन उस वक्त डेफिनेट पीरियड की बात हो रही थी, अब इनडेफिनेट पीरियड की बात हो रही है। आपने उसी तरह सवाल पढ़ा, उसी उसूल के तहत सवाल पढ़ा, बिल्कुल उसी उसूल के तहत, और देखा कि ऑर्डिनरी है कि ड्यू है कि डेफर्ड है, देखा जी। तो सेकंड एजम्पशन की वजह से ऑर्डिनरी परपेचुइटी है। अब रेट कितना है, कंपाउंडेड, तो आरपी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना, आरपी में कन्वर्ट कर लिया। आर कितना है, 10,000 नहीं 10 लाख डिवाइडेड बाय 0.02, क्या आ गया, 5 लाख। वो कहता है भाई बैंक में 5 लाख रुपया लगा दो आज, तो क़यामत तक बैंक इस बच्चे को 10,000 रुपया देता जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक वहम यहां क्रिएट हो सकता है कि सर कैसे देते, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि यार आप मुझे हर महीने एक अमाउंट देते जाओ 5 साल तक, मैंने सारे नहीं आपसे मांगे थे, 5 साल के बाद मैं रिमेनिंग सारी लाइफ आपको देता रहूंगा। एक्चुअली यहाँ रिटर्न कैलकुलेट ही कैसे हुआ जरा मैं वो आपको समझाता हूँ। इधर देखें, बैंक को हमने आज कितने पैसे दे दिए, 5 लाख। बैंक हमें क्या इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 2% क्वार्टर का। पहले क्वार्टर के बाद मुझे कितना, इसका 2% ले, कितना बना, 10,000। बैंक ने मुझे 10,000 दे दिया। अगले क्वार्टर में फिर बैंक मेरा कितना पैसा इस्तेमाल कर रहा है, 5 लाख। उसका फिर इंटरेस्ट कितना बनेगा, तो जब मेरा 5 लाख उसके पास ही रहना तो क़यामत तक देता रहेगा कि नहीं देता रहेगा। कोई बड़ा खास एहसान नहीं कर रहा। अब ज़रा एक लफ्ज़ सुन लें कॉन्सेप्ट बेहतर करने के लिए, एग्ज़ाम के लिए तो नहीं है। बैंक हमें 2 तरह से पेमेंट देता है। हमने एक सवाल किया था, एक वो खुद ही बनाया था यहाँ सवाल, कि एक बच्चा सीए करने आ गया है, उसके वालिद साहब ने कहा सारे पैसे आज ही बैंक में दे देता हूँ। उसमें जब बैंक मंथली आपको पैसे दे रहा था ना, एक बैंक इंटरेस्ट दे रहा था आपको, आपका इंटरेस्ट कम बनता था। आपको जो मंथली पैसे चाहिए, वो सवाल घर जाके खोल के देखिएगा, जब आपको जितने पैसे चाहिए थे वो ज्यादा थे, बैंक ने क्या किया, आपने फर्ज किया इंटरेस्ट कमाया है 6,000, बैंक ने आपको देने हैं 25,000, बैंक ने बाकी का पैसा आपके प्रिंसिपल में से उठा के आपको दिया। अगले महीने प्रिंसिपल और कम हो गया, इंटरेस्ट 6,000 से भी थोड़ा सा और कम आएगा, बाकी पैसे आपके प्रिंसिपल में से उठाएगा, आपको फिर 25,000 दे देगा। इसीलिए आपका और बैंक का रिलेशन 2 साल के बाद क्या हो गया था ना, आपको कुछ नहीं मिलना था, क्योंकि आप अपना इंटरेस्ट भी ले चुके हो, प्रिंसिपल भी ले चुके हो। बात समझ आ रही है। एक दूसरा रिलेशन था जो हम नॉर्मल वाले हालात में पढ़ रहे थे
कि यार देखो भाई, ड्यूरिंग द पीरियड ना हम अपना प्रिंसिपल ले रहे हैं ना इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसीलिए फ्यूचर वैल्यू इतनी ज़्यादा बन के आपको मिल रही थी। वापस तो आपको आपके पैसे ही मिलने हैं ना, आपने कुछ नहीं लिया ड्यूरिंग द टाइम, आपने कुछ नहीं लिया, एंड में क्या हुआ, आपका पैसा प्लस इंटरेस्ट फ्यूचर वैल्यू की शक्ल में मिल गया। ये अब तीसरी शक्ल आ गई है, आप सिर्फ इंटरेस्ट निकाली जा रहे हो, प्रिंसिपल नहीं निकाल रहे। तो अगर आप क़यामत तक प्रिंसिपल ना निकालें तो क़यामत तक बैंक को आपको पैसे देने में कोई एतराज़ भी नहीं होगा। इसका मतलब है जब हम बैंक से परपेचुइटी एग्री करते हैं ना, तो परपेचुइटी एग्रीमेंट का हिस्सा होता है कि अब आपको ये पैसे कभी भी वापस, आपका ओरिजिनल कैपिटल कभी भी वापस, बल्कि क्या मिलेगा, हर पीरियड में आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। तो फाइनेंशियली इस ट्रांजैक्शन का चलना कोई बड़ी अनहोनी बात नहीं है। हमें शुरू में लग रहा था कि ये क्या बात हो रही है, हैं? अब बताओ एग्रीमेंट करना है कि नहीं, होना तो खाली यही है। क्लियर होगी बात जी? आगे चलते हैं। A wealthy donor sponsor an endowment fund that provide hospital with rupees 5,000 at the beginning of every month in, वो कहता है यार एक बंदे ने, अब कोई शख्स कोई नेकी का काम करना चाहता है, उसने कहा यार मैं जैसे चलो कोई भी बंदा एक नेकी का काम करना चाहता है, तो नहीं मैं एक नाम लेने लगा था, लेकिन आजकल उसका नाम करप्शन में भी सबसे ऊपर ही है, फिर मैंने रोक लिया है कि मैं नाम। अच्छा जी, तो कोई बंदा नेकी का काम कर रहा है, अभी तो उसके पास पैसे हैं, वो नेकी का काम कर रहा है, वो कहता है यार कल को मैं नहीं होऊंगा तो पता नहीं मेरी औलाद करेगी कि नहीं करेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ यार जो मैंने ये छोटा सा एक पौधा लगाया ये मेरे बाद भी चलता रहे। इसका फाइनेंशियल तरीका क्या है? इसका फाइनेंशियल तरीका परपेचुइटीज़ हैं। वो आज ही किसी बैंक में पैसे जमा करवा दे और उस बैंक के जिम्मे लगा दे कि यार आपने हर महीने इस हॉस्पिटल को 5,000 देने हैं। कब तक? कहता है हमेशा देने। इसका मतलब है एक परपेचुइटी खरीदे, इसका नाम क्या है? एंडोवमेंट फंड। आज कितने पैसे लगा दें। अब आप कहेंगे सर उधर आपने नेकी का काम करना है, उधर आप सूद का काम कर रहे हैं। तो वो शुरू की क्लास में मैंने आपको कहा था कि भाई सूद लेना है या नहीं लेना, इसका शरी कॉन्सेप्ट अलग है। अभी हम रिटर्न की बात कर रहे हैं। जैसे अगर हमें ना ये परपेचुइटी की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल्स अपने उधर से भी नज़र आती हैं। ये जो सऊदी अरब है, इसके अंदर आप वो हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत अब तो ड्रामों शरामों की शक्ल में भी देखते हैं। तो जो बनु उमैया की हुकूमत थी ना, ये आखिरी सांस जिस वक्त ले रही थी, बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हो रही थी, और उस वक़्त जद्दा में कुछ लोग इकट्ठे हुए और इन्होंने एक वहाँ तहरीक चलाई कि यार ये क्या बात हुई। इन्होंने एक किस्म का, ये वहाँ के आप ऐसे, मैं इस तारे के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये उस वक़्त के सऊदी अरब के तालिबान बन आ गए, ठीक है, ये आले सऊद जिनकी आजकल हुकूमत है। इन्होंने जद्दा से अपनी एक थोड़ी सी तहरीक का आगाज़ किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़े छोटे छोटे इलाके इनके कंट्रोल में आना शुरू हुए और बस ये अपना इलाकों को कंट्रोल करते जा रहे थे। जहाँ इनके कंट्रोल में इलाका आता था वहाँ ये दीन नाफिज कर देते, शरी, हुदूद, सज़ाएँ सब कुछ नाफिज करते जाते। चलते चलते 1926 के आसपास तकरीबन मदीना मुनव्वरा में भी इनकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। अब क्योंकि बनु उमैया का जो स्टाइल था सोचने का, जो उनका मसलक था, वो और तरह के था। ये इनका मसलक कई बातों में बड़ा डिफरेंट था, ख़ास तौर पर मज़ारात के बारे में, फ़लाँ चीज़ों के बारे में। तो ज़ाहिर है जहाँ इनकी हुकूमत कायम होती थी अपने मसलक के मुताबिक चीज़ें नाफिज कर देते थे। खैर एनी हाउ मदीना मुनव्वरा में भी इनकी हुकूमत आ गई, तो इन्होंने वो जो बहुत सारी मज़ारात थे, बहुत सारी निशानियाँ थी कबूर की, वो इन्होंने मिटा दी सारी। हुकूमत इनकी आ गई तो मिट गई, वो निशानात मिट गए। अब लोग खुद अपनी मेमोरी से सीना ब सीना, कुछ लोगों को याद है ये फ़लाँ की कब्र है, ये फ़लाँ की कब्र है, लेकिन वहाँ कतबा कोई नहीं लगा, किसी की कब्र का कोई पता नहीं चलता। खैर करते 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 एक दिन, अब ये ज़रा रिलीजियस बात है, हम आमतौर पर क्लास में करते हैं, लेकिन परपेचुइटी में मैं सम टाइम इस तरह की बात कर देता हूँ।
एक दिन फैसला हुआ कि जो रोज़ा रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नाउज़ु बिल्लाह, उसको भी मिसमार कर दिया जाए। ऐलान हो गया। अब पूरी उम्मत के अंदर एक इस्तराब पैदा हो गया कि ये क्या कर रहे हो भाई, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तो जब वो रिएक्शन आया पूरी उम्मत मुस्लिमा का, तो वो बादशाह थोड़ा सा समझदार था, उसने थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया। उसने कहा अच्छा ठीक है, ऐसा करते हैं, सारी उम्मत के लोगों को बुलाएं, एक कॉन्फ्रेंस करें, उसमें डिसाइड कर लें क्या करना चाहिए। अब वो एक कॉन्फ्रेंस हो गई। अब उस वक़्त पाकिस्तान तो बना नहीं था, तो पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे ही थे। तो यहाँ से अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब उस कॉन्फ्रेंस में गए। अब हर बंदे ने, हर मसलक ने अपनी अपनी दलील से साबित किया। जो उनके मसलक के लोग थे उन्होंने कहा नहीं, अल्लाह के नबी ने तो वाज़े कहा था कि कब्र के ऊपर मकबरा नहीं बन सकता, चाहे वो नबी की कब्र ही क्यों ना हो। ऐसे चलते चलते बहस होती रही। ज़ाहिर है मसलक की बहस तो बड़ी मुश्किल बहस है, वो अल्लाह की करनी। ऐसा हुआ कि अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब की जब बारी आई गुफ्तगू की उस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, शरन हम हुक्म देखें तो जाहिर है नबी की कब्र के ऊपर भी मकबरा नहीं बनाया जा सकता, उनका रोज़ा मुबारक भी नहीं बनाया जा सकता। आप इसे मिसमार कर दें तो इसमें कोई शरन गलत नहीं कर रहे आप, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा लेकिन आप आधा दीन देख रहे हो इस वक्त। आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक नहीं पढ़ी कि एक वक्त आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैतुल्लाह में दाखिल हुए और आपको फरमाया कि आयशा, मेरा जी चाहता है कि बैतुल्लाह के 2 दरवाज़े लगाए जाए। इसको एक तो ये बताया, हतीम के बारे में बताया कि ये जो जगह थी ये बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है, तो मेरा जी चाहता है कि बैतुल्लाह को मिसमार करके एक मरतबा इस हिस्से को अंदर डाल दिया जाए और इसके 2 दरवाज़े लगाए जाएं, एक दाखिल होने के लिए और एक बाहर निकलने के लिए। लेकिन आयशा, तुम्हारी कौम अभी नया नया ईमान लाई है, अगर हमने बैतुल्लाह को मिसमार किया तो बड़ा इस्तराब आ जाएगा। अब ये बुखारी शरीफ की हदीस है। तो अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने इस हदीस का रेफरेंस दे के उन्हें कहा कि आपको नहीं नज़र आ रहा कि पूरी उम्मत में इस्तराब फैला हुआ है, अल्लाह के नबी जो दीन लेकर आए थे वो रुक गए इस वजह से कि यार इससे इस्तराब फैलेगा, तो आप क्यों नहीं रुक रहे हो। अब खामोशी छा गई हाल के अंदर, और उनका जो बादशाह था उस वक़्त, उसने कहा इस हिंदी का जवाब दे अब। तो सब खामोश। अब क्योंकि बादशाह का उसने वहीं साइन किया, उसने कहा नहीं, रोज़ा रसूल में स्मार्ट नहीं किया जाएगा। एक ये बड़ा अहम हमें सीरत से वाक़या नज़र आता है। अच्छा, अब एक दूसरा, परपेचुइटी में इसका जिक्र क्यों आ गया। अब क्योंकि सऊदी अरब इंतहाई गरीब मुल्क था उस वक़्त, जब यहाँ से कोई हज करने, उम्रा करने जाता था ना, तो लोग उसको अपनी ज़कात, अपने सदक़ात देकर भेजते थे कि यार वहाँ बड़ी गुर्बत है, वहाँ ख़र्च कराना। अब इनको जनाब, इनकी हुकूमत आ गई, सारा निज़ाम इनके पास आ गया, इन्होंने आके इस्लामी सज़ाएँ नाफिज कर दी। ये जो आखिरी दौर था इस वक्त में, वो जो अरब के कबाइल थे, क्योंकि सारी दुनिया से लोग हज करने जाते थे, जब हाजी जाता था तो ज़ाहिर है उसके पास सामान भी होता था, उसने कुछ 40 दिन का अपना ख़र्चा भी लेके जाना था, सारा कुछ था। ये लोग क्या करते थे, हाजियों के काफ़िलों को ही लूट रहे होते थे। अब चोरी की सज़ा हाथ काटना रख दी। तो तारीख़ में बात लिखी है कि बादशाह जो है वो रोज़ाना, तो इतना रश तो होता नहीं था उस वक़्त, ज़ाहिर है सफरी सहूलियात ये वाली तो नहीं थी, तो बादशाह बैतुल्लाह के साथ असर से मगरिब में बैठता था, लोगों की बातें भी सुनता था, और तारीख़ में लिखा है कि रोज़ रो रो के दुआएं करता था कि या अल्लाह, ये लोग तो चोरी चकारी करते थे, मैंने तेरी शरीयत नाफिज कर दिया है, इनका रोज़गार छीन लिया है मैंने इनसे, अब इनकी रोटी का इंतज़ाम तू नहीं करना, ऐसे तो भूखी मर जाएगी मेरी कौम। 1936 में सऊदी अरब से तेल निकल आया। 1936 में सऊदी अरब से तेल निकल आया। अब ये जो बादशाह हैं, इन्होंने सऊदी अरब की इंतहा से बुरी गुर्बत का दौर भी देखा हुआ है, और तेल निकलने के बाद इंतहा से ज़्यादा दौलत का उरूज भी देखा हुआ है। इनके अंदर ये हमेशा रहता है
कि यार अभी ये आखिरी ये 60 भाई थे, ये जो जिनका ये आले सऊद का जिक्र हो रहा है, 60 भाई थे ये आखिरी भाई है जिसकी अब हुकूमत चल रही है, जो बादशाह है ना, तो ये अब आखिरी भाई हैं, अब औलाद में हुकूमत जानी है इसके बाद। खैर एनी हो, तो इन्हीं भाइयों में से चलते चलते जब शाह फैसल आए ना, तो शाह फैसल इनमें से ज़्यादा पढ़े लिखे और ज़्यादा विजनरी और ज़्यादा उम्मत की वो लीड करने की सलाहियत रखते थे। वो दौर ही बड़ा अच्छा था। उस वक़्त हर मुल्क में बड़े बड़े लीडर मौजूद थे, मतलब पाकिस्तान में भुट्टो जैसा लीडर मौजूद था, उधर कर्नल कज़ाफ़ी थे, इस तरह के बड़े लीडर उम्मत में मौजूद थे। शाह फैसल ने एक काम, उसके दिमाग में एक बात आई कि यार अगर कल को तेल ख़त्म हो गया तो फिर क्या होगा, हम तो तेल के सारे ही छलांगे लगा रहे हैं। अब इन्हें अल्लाह ने ज़ौक़ दिया हुआ था, हरमैन में इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट उसको बनाया हुआ है, इतनी ज़्यादा वहाँ डेवलपमेंट है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो इन्हें लगा कि यार खुदा ना खास्ता अगर सऊदी अरब कभी गरीब हो गया तो ये जो हरम का इतना बड़ा ऑपरेशन है, इतने पैसे उसमें चाहिए, ये कहाँ से आएंगे। असल में ये वाला जुमला बोलने के लिए पिछले 10 मिनट लग गए हमारे। अब शाह फैसल को ये ख्याल आया कि यार यहाँ क्या होगा। उसने जाहिर है पैसा है, अब तो दुनिया मानती है सऊदी अरब एक जनाब पावर बन गई है पैसे के एतबार से। अल्लाह ने एक इमाम तो उन्हें हरमैन वहाँ होने की वजह से मुसलमानों के लिए उन्हें, मतलब इमाम तो मुसलमानों के वो हैं ही हैं किसी ना किसी वजह से, उन्होंने पूरी दुनिया के बेस्ट फाइनेंशियल कंसल्टेंट हायर किए। उन्होंने कहा भाई ये बताओ अगर कभी तेल ख़त्म हो गया तो क्या होगा, हमें इसका कोई हल दो कि खुदा ना खास्ता कभी ज़िंदगी में सऊदी अरब के फाइनेंशियल हालात ख़राब हो जाए लेकिन हरमैन के फाइनेंशियल हालात ख़राब ना हो, मक्का और मदीना का जो हमारा ऑपरेशन है ये ऐसे ही चलता है। तो वो जो लोग बैठे उन्होंने जो हल दिया वो हल ही आप पढ़ रहे हो उस वक्त। उन्होंने कहा जी आज आपके पास पैसे हैं, उन्होंने कहा जी बेताशा पैसे, मसला ही कोई नहीं पैसे। उन्होंने कहा पे एंडोवमेंट फंड बना दो, जितना एक्सपेक्टेड हरम का खर्चा है उतना बड़ा एंडोवमेंट फंड बना दो कि वो पैसे वहाँ से आया करें और हरम उस पैसों से चले। तो अब कोई हमारे जैसा बच्चा बीच में बैठा था, उसने कहा है हरम अब सूद के पैसों से चलेगा। नहीं, ये तो एक कॉन्सेप्ट है ना, आप इसे शरिया बेस बना लेंगे तो शरिया बेस बन जाएगा। उस लोगों ने ये गाइड किया। फिर गवर्नमेंट ने काम शुरू किया कि अब अगर आप देखें हरम के गिर्द जितनी बिल्डिंग्स हैं वो सब हरम की मलकियत है। मतलब जो क्लॉक टावर आपको नज़र आता है, वो जो सब कुछ नज़र आता है, वो सब हरम की मलकियत है। अब उस क्लॉक टावर में हाईएस्ट रेंट की बिल्डिंग है वो, वहाँ आप अगर उम्रे पर जाकर ठहरते हैं हाईएस्ट रेंट आप पे करते हैं। लेकिन ये सारा पैसा कहाँ आ रहा है, हरम में आ रहा है। अब एक बिल्डिंग के रेंट आना तो शरिया है, उसमें तो इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने वो सारी इर्द गिर्द की बिल्डिंगें खरीद के हरम के लिए वक्फ कर दी। मक्का मुकर्रमा में भी ऐसे ही है, मदीना मुनव्वरा में भी मोस्टली बिल्डिंग ऐसे हैं। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ एंडोवमेंट फंड कि अब खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सऊदी अरब के फाइनेंशियल हालात ख़राब हो जाए तो हरम एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियली वाइबल प्रोजेक्ट है, वो अपना फाइनेंस खुद जनरेट कर लेगा। तो ये कॉन्सेप्ट वहाँ लगा जाकर, यही बात हम उसे बहुत माइक्रो लेवल पर लाकर कर रहे हैं इस वक्त कि एक बंदा कहता है यार मैं एक हॉस्पिटल को हर महीने 5,000 दे रहा हूँ तो यार ये मेरे बाद भी चलते रहे। तो अगर सूद से बचना चाहता है तो कुछ दुकान ऐसी खरीद ले जिसका 5,000 किराया आता हो, इसको वक्फ कर दे और कहे कि यार किराया हमेशा कहाँ जाता जाए, हॉस्पिटल में जाता जाए। एक बंदा कोई छोटा सा दस्तरखान चला रहा है, वो देखता है महीने का 2 लाख रुपया खर्च है, वो कहता है यार मैं मर जाऊंगा तो कहाँ से पैसे आएंगे, कोई ऐसी चीज़ खरीदे जहाँ से 2 लाख रुपया महीने का आता हो और उसकी इनकम को हमेशा के लिए वहाँ वक्फ कर दे। तो यही तो पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर भी। बात समझ आई है? एंडोवमेंट का मतलब यही है, आज कितने पैसे लगा दूं। अब ज़रूरी नहीं, फाइनेंस तो हमें बता रही ना ये पैसे बैंक में लगा दें, लेकिन बैंक में लगाने तो ज़रूरी नहीं है। अगर हमें इसका शरीयत का हिसाब रखना है तो कोई दुकान खरीद लेंगे, कोई प्रोजेक्ट खरीद लेंगे जहाँ से वो पैसे आ रहे होंगे।
A wealthy donor sponsor an endowment fund that provide hospital with 5,000 at the beginning. At the beginning का मतलब हो गया, तो रेड फैक्टर भी आ जाएगा, यहां से आप कर लेंगे इसको, ठीक है ना। ऐसे IRR, एन्युटी, परपेचुइटी। अच्छा जी, Green Splash publisher invested a lump sum amount in a fund growing 6% compounded. It plans to withdraw 2,000 at the beginning of every month for the fund from the fund with the first withdrawal in 2 years from now. अब कोई एडिशनल नॉलेज आपको नहीं चाहिए, ये सारा काम आप ऑर्डिनरी एन्युटी ड्यू डेफर्ड से कर चुके हैं। यही सवाल यहीं से आपने करने हैं, तो ये सारा काम आपका तैयार हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। कल आएंगे तो हम यहाँ से रिवीजन सेशन प्लान करेंगे इंशाअल्लाह। बीच में ही अभी चैप्टर 2 का एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने करवानी है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो करवानी है, वो बीच में बिल्ट इन कर लूँगा। मैंने उस सारे का कॉन्सेप्ट सिंपल इंटरेस्ट में जहाँ हम पढ़ रहे थे ना, इक्वेशन कैसे बननी है, वहाँ बिल्ट इन कर रखा है। अब हमें कोई 20 मिनट चाहिए सिर्फ उसको कैप्चर करने के लिए, तो हम उसको इंशाल्लाह यहाँ से कर लेंगे। आप सब बच्चे कोई थोड़ा सा खुदा ना खास्ता हमें ऑकवर्ड भी होना, वैसे तो अब देखें आप आए हैं क्लास पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं है, ये ठीक है, सब कुछ ऐसे ही है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई 19-20 हमें दुश्वारी भी हो रही है, तो बस ये 2 दिन है, इसे किसी तरह बर्दाश्त करें ताकि हम अपने टाइम पर, क्योंकि ICAP के पेपर लेट नहीं होते। जब सारे मुल्क की सारी यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर लेट कर दिए तो कोविड में ICAP के पेपर उस वक़्त भी लेट नहीं हुए थे। इसलिए दिल में एक ख्वाहिश तो पैदा होती है ना, इंसान है, लेकिन ICAP वाला वो ख्वाहिश पूरी करता नहीं होता, इसलिए उसकी वजह से डी ट्रैक ना हो जाना। ठीक हो गई बात, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह 8 बजे।